नमस्कार दोस्तों, दोबारा आप लोग का स्वागत है मेरे इस वीडियो पे जिस पे मैं पूरे हफ्ते की खबर की बात करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि शनिवार से आईपीएल शुरू हो चुका है और आईपीएल का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत भी लिया है। साथ ही साथ खबर कंगना की तरफ से, यानी कि कंगना जिस तरह से उनके बयान चल रहे थे, जिस हिसाब से वो अपने ऑफिस को राम मंदिर और शिवसेना को बावर बता रही थी, हिंदू मुस्लिम का एंगल ला रही थी, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कंगना पॉलिटिकल गेम खेल रही है और उसके काफ़ी झलक अभी देखने को मिली। अभी रिसेंटली कंगना ने एक बहुत गलत टिप्पणी की उर्मिला मातोंडकर को लेकर, चाहे वो जया बच्चन को लेकर हो। तो यहाँ पर जब कंगना के अपने ऊपर की बात आती है तब वो अपने आप को मणिकर्णिका बोलती है, और जब कंगना को मौका मिलता है तो वो एक विक्टिम कार्ड भी खेलती है। एक लड़की होने का, एक महिला होने का फ़ायदा भी वो उस समय लेने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो किसी दूसरे को, उसी हिसाब से किसी दूसरी महिला को जब वो ऐसे बोलती हैं, तब वो भूल जाती हैं कि वो भी एक महिला है। अभी एक और खबर है कि कंगना ने जब एक टीवी न्यूज़ के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मुझे ज़बरदस्ती मुझे शिवसेना को वोट देना पड़ा। जब बाद में पता चला कि इनकी झूठ उनके सामने निकला तो उन्होंने उसी रिपोर्टर, यानी जिस रिपोर्टर ने उनकी झूठ का खुलासा किया, क्योंकि जिस जगह पर वो बोल रही थी कि मुझे शिवसेना को वोट देने के लिए मजबूर होना पड़ा, वहाँ पर पिछले 5 चुनाव में शिवसेना का कैंडिडेट कभी भी नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ हमेशा शिवसेना और बीजेपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ते थे, तो वहाँ पर हमेशा बीजेपी का ही कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा होता था। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल मूव अब कंगना खेलने की कोशिश कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उनका वो साफ दिख रहा है, जिस हिसाब से वो स्टेटमेंट दे रही है और जिस हिसाब से उनकी झूठ पकड़ा गया। जब झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने उस रिपोर्टर के ऊपर देख लेने की धमकी भी दी और उनके ऊपर एफआईआर करने की भी धमकी दी, लेकिन बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। और उधर जो किसानों के जो प्रोटेस्ट हैं वो ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं, यानी कि किसान अभी भी अपने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वो पंजाब और हरियाणा की बात करें, अगर आप ये सोचते होंगे कि बाकी पूरे देश में क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा की जगह में ही क्यों ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी का। जो एमएसपी है उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट पंजाब और हरियाणा में ही होता है, क्योंकि पूरे देश में अगर आप लोगोगे तो जितने भी किसान हैं उसमें से सिर्फ 6% किसान ही इस एमएसपी का फ़ायदा लेते हैं, और इसमें से मैक्सिमम जो किसान आते हैं वो पंजाब और हरियाणा से आते हैं। और जो बाकी देश के किसान हैं वो हमेशा की तरह ही खुले मार्केट में अपना अनाज बेचते हैं, इसलिए उनको कभी एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिल पाता और वो हमेशा घाटे में रहते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जो चीज़ वो बाद में ट्विटर में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये उनके फ़ायदे की बात है, अगर चीज़ें पहले से ही उनसे डिस्कस करके चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। क्योंकि ये मतलब हमारे प्रधान सेवक की हमेशा की आदत है, वो डिस्कस कभी नहीं करते हैं और कुछ भी चीज़ें वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट कर देते हैं और फिर बाद में फिर उस चीज़ की सफाई देते घूमते हैं। और हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये एक ऐतिहासिक कदम है, एक ऐतिहासिक बिल है। ऐतिहासिक बिल देख कर, सुन कर हमें भी पता है कि जीएसटी का क्या हाल हुआ था, नोटबंदी का क्या हाल हुआ था, सीएए का क्या हाल हुआ था, ये सब चीज़ें हमारे सामने है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो हमें हमेशा जब भी ऐतिहासिक कदम साथ में जुड़ जाता है तो एक शंका हमेशा पैदा हो जाती है। पिछले हफ्ते एक और बड़ी खबर आई कि पेटीएम गूगल प्ले स्टोर से गायब हो गया है, लेकिन वो कुछ घंटे बाद वो दोबारा आ गया, जो कि एक कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। तो ट्विटर में बहुत ट्रेंड करने लगा कि पेटीएम गायब हो गया, और कहीं ना कहीं लोगों ने इसको लेकर मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया गूगल का, और ये भी बोला कि गूगल चाहता है कि सिर्फ गूगल पे को ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, इसलिए वो अपने मार्केट में अपने प्रतिद्वंदियों को ख़त्म कर रहा है। तो लेकिन वो कुछ घंटे बाद ये चीज़ें साफ़ हो गई और पेटीएम दोबारा से गूगल प्ले स्टोर में आ गया।
और इस हफ्ते प्रधानमंत्री जी, हमारे जो प्रधान सेवक हैं, उनका बर्थडे था और हमारी तरफ से भी उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था उस दिन जितने भी युवा लोग हैं उन्होंने एक ट्रेंड चलाया ट्विटर पे और कई जगह ये चीज़ प्रोटेस्ट भी हुआ, उन्होंने इसको लेकर जुलूस भी निकाले कई जगह, और जिनको उन्होंने दिया कि एक तरह से प्रधानमंत्री जी की बर्थडे को उन्होंने बेरोज़गार दिवस के रूप में मनाया और पूरे दिन भर ये ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा बेरोज़गारी को लेकर और काफ़ी बड़ा मूवमेंट था, जिसको लेकर हमारे केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया कि अब वो आगे क्या करेंगे। पहले की तरह इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आया है और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को ये ख़ास तौर से इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी रिक्त पद हैं उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। अभी उन पदों की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी जो कि रिक्त हो चुके हैं। अभी वो किसी नए अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो रिक्त हो चुके हैं उसको भरने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी है एक अच्छा कदम है, इसको देखकर जिस हिसाब से ये मूवमेंट चलाया युवाओं ने, चाहे वो विपक्ष के पार्टी हो, उन्होंने मिलकर जो भी चलाया उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और मैं स्वागत करूंगा योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कि उनकी तरफ से कोई एक अच्छा स्टेटमेंट आया जहां पर बाकी कहीं भी किसी भी जगह से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और यहाँ पर मैं एक और ख़बर आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो गोदी मीडिया है वो अभी भी नहीं सुधरी है और अभी भी वो ऐसी रिपोर्टिंग कर रही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी कि कर्मचारियों ने बताया कि रिया के चेहरे पर तनाव और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। उसने रात में कई बार पानी पिया। बैरक में रिया को रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। रात 2:30 बजे तक बैरक में अपने बिस्तर पर बैठी रही। पार्लियामेंट से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि पार्लियामेंट में जब सरकार ने यह बोला कि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो माइग्रेंट लेबर लॉकडाउन के दौरान जो वो घर जा रहे थे, जो माइग्रेंट लेबर की जो डेथ हुई, उनकी कोई भी रिपोर्ट उनके पास कोई गिनती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि मतलब कि जब सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो क्या मुआवजा देगी जिन माइग्रेंट वर्कर की डेथ हुई है। आपको पता होगा कि कितने हजारों की संख्या में लोग पैदल जा रहे थे और एक तरह से सरकार का बोलना कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इससे ज़्यादा शेमफुल बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। मतलब सरकार कैसे ये बोल सकती है उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आपको पता होगा जिसको हम कहते थे फ्रंट लाइन वॉरियर, यानी कि हमने उनको फूल बरसाए, हवाई जहाज़ों से फूल बरसाए, हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए, हमने उनके लिए थाली बजाई, दिए जलाए। और सरकार कह रही है कि जितने डॉक्टर मरे हैं उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। मैंने पिछले रिपोर्ट में ही एक आपने वीडियो देखा होगा, मैं अगर मेरा पिछला वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि 384 जो मेडिकल एसोसिएशन है उनके हिसाब से इतने डॉक्टरों की मौत हो चुकी है कोविड-19 से, और सरकार कह रही है उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो वो जो बात कह रही थी हम कि 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे, फिर वो कैसे वो इंश्योरेंस देंगी जब उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। और यहाँ पर जब रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। GDP -24 पे पहुंच चुकी है। वहीं पर टाटा ने L&T को हराकर जो नया पार्लियामेंट बनाने की जो बिड थी वो जीत ली है और अब इसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा के पास है। टाटा ग्रुप अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगी। साथ ही साथ एक और खबर सुनने को आई कि जब हमारे LAC में 20 जवान की मृत्यु हुई थी, उसकी ठीक 4 दिन बाद मोदी गवर्नमेंट ने 9,202 करोड़ रुपए AIIB बैंक से कर्ज लिया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें ये बीजिंग में है और इसमें जो चाइना की हिस्सेदारी 26% की हिस्सेदारी चाइना की है। इसमें भारत की भी हिस्सेदारी है, ऑलमोस्ट 7% की हिस्सेदारी भारत की भी है। और ये एक तरह से इसका जो फाउंडर है, एक तरह से इसका जो नींव रखी थी वो चाइना ने रखी थी।
और इधर बिहार से भी एक और खबर आई है, बिहार ने एक हैट्रिक मारी है, यानी कि पिछले 3 महीने में 3 पुल बिहार में ध्वस्त हो चुके हैं। कुछ इनॉग्रेशन के कुछ दिन के बाद हुए हैं, कुछ इनॉग्रेशन होने वाले थे और कुछ हो चुके थे। तो बिहार की हालत खराब पे खराब, बदतर पे बदतर है। और क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर नए से नए पैकेज वहाँ पर अनाउंस किए हैं, चाहे वो दरभंगा में एक नए मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात हो, एक से एक पैकेज मोदी जी ने बिहार के लोगों को दिए है। अगर आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भी मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया था अपनी रैली में, वो कहाँ गया अभी तक किसी को पता नहीं है। 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। और पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने बोला है कि अब रेलवे जो है वो यूज़र चार्जेस लेकर आएगी। अगर यूज़र चार्जेस ये उसी तरह है जैसे कि आप जब भी आप हवाई सफ़र करते हैं, जब कोई एयरलाइंस की आप टिकट बुक करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ के रेट होते हैं 5 या 6 हज़ार के आसपास होते हैं, और जब आप बुक करने के टाइम में जब वो फाइनल उसका जो प्राइस आता है वो ऑलमोस्ट 7,000 या 8,000 के आसपास आता है। ये जो एक्स्ट्रा जो 1,000 रुपये या 500 रुपये या 1,500 रुपये जो एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, ये वही चार्जेस होते हैं जो यूज़र चार्जेस जो कि एयरपोर्ट चार्ज करती है कस्टमर से। सेम उसी बेसिस पे अब रेलवे भी अपने जो कस्टमर है उनसे एक यूज़र चार्जेस लेने जा रही है। उसी के तर्ज पे अब रेलवे भी कस्टमर से यूज़र चार्जेस वसूलने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अब आपका टिकट थोड़ा महंगा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यह सभी स्टेशन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ वो 15 से 20% स्टेशन पे होगा जहाँ पर रेलवे को संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में या फिर आने वाले समय में वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो सकती है। तो उस तर्ज पे रेलवे यहाँ पर आपके टिकट के ऊपर थोड़ा सा भार बढ़ने वाला है यहाँ पर। और जिस हिसाब से आप आजकल जो खबरें देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप शायद भूल गए या फिर वो समय आप भूल गए जब बीजेपी जब प्याज के दाम बढ़े थे तब उन्होंने किस तरह से प्रोटेस्ट किया था। जब पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम बढ़े थे उस समय उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया था, वो सब अभी आप भूल गए होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि पेट्रोल के दाम जो पिछले आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से जो बढ़ रहे थे वो अब तो बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अब घट भी नहीं रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि वो उसमें बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आया है। चीज़ें इकोनॉमी अगर धीरे धीरे ठीक हो भी रही हैं, अगर मैं मानकर चलूँ जिस हिसाब से गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं आया इकोनॉमी को लेकर, और जिस हिसाब से वो बहुत शांत है इकोनॉमी को लेकर, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि हो सकता है कि अभी हमारी इकोनॉमी सही हो रही हो। तो अगर सही हो रही है तो फिर अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट क्यों नहीं आ रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर आप मार्केट में जाते हो तो इस समय जो सब्जियों के रेट हैं वो बहुत आसमान छू रहे हैं। अगर आप टमाटर की अगर बात करें, इस समय टमाटर कहीं पर 80 रुपये किलो, कहीं पर 120 रुपये किलो, कहीं पर 100 रुपये किलो तक मिल रहा है। अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल सब्जी यानी कि आलू की बात करूं तो इसके भी रेट 30 से 40 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल रही है। यानी कि अभी जो सब्जी के रेट हैं वो बहुत आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कहीं भी मीडिया में कोई खबर नहीं है। और ये ऐसा चीज़ है जो एक मिडिल क्लास के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास हो, ये गरीब आदमी के लिए बहुत मायने रखते हैं इनके एक एक रेट। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बस गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से वो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा में, और उनके ऊपर जो लाठी चार्ज हो रहा है, और अब जो प्रधानमंत्री उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
गुमराह किया जा रहा है और ये उनके फ़ायदे की बात है, तो मैं बस प्रधानमंत्री से ये कहूँगा, अगर ये उनके फ़ायदे की बात है तो आप ये क्यों नहीं अनाउंस कर देते हैं कि जो MSP का रेट है, यानी वो अगर वो खुले मार्केट किसी और जगह भी बेचने जाते हैं अपना अनाज, तो उसको कम से कम MSP रेट तो मिले ही मिले। ज़्यादा रेट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रेट नहीं मिल रहा है तो MSP से नीचे दाम में उसको कोई भी दूसरे, अगर कहीं से भी अगर वो प्राइवेट फर्म कोई भी खरीद रही है और कोई दूसरे मार्केट में भी अगर किसान बेचने जा रहा है, तो ये आश्वासन गवर्नमेंट दे दे, एक कानून बना दे कि MSP से नीचे कोई भी उसका अनाज नहीं बिकेगा। ये एक सियोरिटी अगर गवर्नमेंट दे दे तो मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोटेस्ट का कोई सेंस नहीं रहेगा अगर इतना सा आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से दे दे। और ये बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा कानून रहेगा कि गवर्नमेंट अगर ये करती है कि कम से कम किसान अगर किसी खुले मार्केट में भी बेचती है तो उसको कम से कम MSP रेट पे उसके अनाज का मूल्य मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास भी जो ज़रूरी खबर है, जो असल मुद्दे हैं, वो उनके पास ही पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।